एक बार स्वागत है आपका पुनः आईएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी छात्रों का, जहां पर हम संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। भाग 3 के अंतर्गत कल हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 का अध्ययन किया। साथ ही साथ समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वालिटी, उसके जो 5 अनुच्छेद हैं उनका जो शीर्षक है, टाइटल है, उसको भी हमने समझा। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद जो हैं समानता के अधिकार के तहत या समता के अधिकार के तहत हम सभी लोगों को मिले हैं। भारत के नागरिक हम सब लोगों को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान द्वारा। और इनका जो एक बड़ा टाइटल है वो क्या है? समानता का अधिकार। और उसके अंतर्गत ये 5 अधिकार आते हैं। उससे पहले कल हमने बात की, किसकी बात की हमने बात की थी अनुच्छेद 12 में किसकी? राज्य की। और अनुच्छेद 13 में हमने बात की थी किसकी? विधि की। तो आज हम 14 से 18 के लिए पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं। तारीख है 1 मई, नया महीना लग गया आपका, है ना? मजदूर दिवस। संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आप मौलिक अधिकार देख रहे हैं। मौलिक अधिकार आप लोग देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने, सबको अब पता होना चाहिए, अब मैं लिख रहा हूं लेकिन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 12 पढ़ा। अनुच्छेद 12 में हमने देखा राज्य। अब जैसे ही राज्य बोला तो आपके दिमाग में रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर ने राज्य लिख दिया तो राज्य में क्या क्या आता है? तो हम लिखेंगे राज्य। राज्य का क्या मायने है? राज्य मतलब, भारत की संसद व सरकार। राज्य का मतलब क्या हो गया? भारत सरकार और भारत की संसद, यानी कि संघ विधायिका और संघ कार्यपालिका। दूसरा, राज्यों की विधायिका, यानी राज्यों का विधानमंडल, व सरकार, राज्यों की सरकारें। फिर स्थानीय प्राधिकरण, आवाज कट गई सर। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, अभी नहीं आ रही सर आवाज। अब आ गई होगी। स्थानीय हाँ सर, प्राधिकरण, आवाज आ रही। ठीक है। और अन्य प्राधिकरण, ये हमें जैसी कोई बोले अनुच्छेद 12 में राज्य क्या है, यानी भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा क्या है, या भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा क्या है, आपको तुरंत ये अब याद हो जाना चाहिए। अब तक तो आपको रट गया हो गया ये, कितनी बार मैंने लिखा दिया आपको। अब तक आपको ये रट जाना चाहिए कि क्या है राज्य का मतलब। अनुच्छेद 12 के तहत या अनुच्छेद 36 के तहत ये राज्य है हमारे लिए। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद था, हमने कौन सा पढ़ा था? 13। अब अनुच्छेद जो 13 है, 8, फिर कट गया सर। सर फिर वॉइस नहीं आपकी आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर नहीं आ रही है। बैटरी पूरे डाउन है का सर जी? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर आने लगी। कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है सर? कोई और क्लास में दिक्कत ना हो फिर। चार्ज नहीं थे। हाँ, वो तो सारे वो रखे, तीनों डिस वो है, मैंने वहां से निकाले फिर वो दो, वो सब वो रखे चार्ज, सब तीनों खत्म, 6 के 6 खत्म है वो। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं, ये हटा दी। हाँ, अनुच्छेद 13 में पहले है संविधान पूर्व विधियां, फिर क्या था? संविधान बाद विधियां, यानी संविधान के बाद जो विधियां बन रही हैं या बनेंगी उनके बारे में बात करता है। यह बताता है विधि क्या है, यह बताता है विधि की परिभाषा। तो जरा तीनों ध्यान रखिए। और चौथा जो क्लॉज था वो मूल संविधान में नहीं था, 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई जरा बताइए मुझे, संविधान पूर्व विधियों के बारे में क्या बोला गया था? संविधान पूर्व विधियों के बारे में बोला गया था कि वो विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो हमारे संविधान के भाग 3 से टकरा रही हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या था? ऐसी कोई विधि ही बनाई नहीं जाएगी, ये वाली विधियां वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगी, शुरू से खारिज नहीं होंगी, उस मात्रा तक खारिज होंगी जिस मात्रा तक वो भाग 3 के विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। यह फिर क्या बोलता है? संविधान के बाद लागू होने के बाद तो ऐसी विधि बन ही नहीं सकती जो कि संविधान के भाग 3 से टकरा रही होगी। अगर बनती है तो वो भी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो संविधान के भाग 3 से टकरा रही होगी। इसमें बताया गया था विधि, विधि के अंतर्गत 8 शब्द आपको दिए गए थे, जैसे रेगुलेशन, बाय लॉ, ये सब आपने, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस, ये सब पढ़ा। और फिर अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया था, और इस खंड 4 का आशय क्या था? जो संविधान संशोधन होगा वह इसके अंतर्गत विधि नहीं आता। वैसे तो विधि लिखा भी नहीं गया उसे इनमें, और यहां पर स्पष्ट मेंशन कर दिया गया, और यह इंदिरा गांधी ने किया। तो ये अनुच्छेद 13 के चारों खंड याद होने चाहिए, अनुच्छेद 12 के भी ये चारों आपको ध्यान होने चाहिए। जब आपको ये दोनों याद हो जाते हैं तो आपका अनुच्छेद 13 पूरा होता है। लेकिन अनुच्छेद 13 अभी भी पूरा नहीं होता।
अनुच्छेद 13 में कुछ और बातें हैं जो है संविधान के बुनियादी ढांचे के संबंध में। हेडिंग डाल देनी आपको, संविधान का बुनियादी ढांचा, लेकिन इसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं, आपको हेडिंग डाल के पेज छोड़ देना है, संविधान का बुनियादी ढांचा, संविधान का बुनियादी ढांचा। क्योंकि बुनियादी ढांचे के लिए हमें पूरा देखना पड़ेगा कि जो शंकरी प्रसाद केस रहा, सज्जन सिंह केस रहा, समझ रहे हैं आप, यानी कि आपको सारे केस को लेके मिनर्वा मिल्स केस तक चलना पड़ेगा 1980 तक, ठीक है ना। केशवानंद भारती केस, 24वां संविधान संशोधन, गोलकनाथ केस, सारे केस आपको पीछे पीछे रिवर्स ऑर्डर में समझने पड़ेंगे। तो उसके लिए सर हमें कितना समय पेज छोड़ दें? सर कितना पेज छोड़ दें? आगे पीछे वाला पूरा एक पेज, मतलब फ्रंट और बैक एक पेज पूरा, दोनों तरफ से जो होता है, ठीक। हाँ, ये हेडिंग लिखने के बाद, सर ये आप कब पढ़ाएंगे सर? ये जैसे ही आपका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, ये उसके बाद लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें हमें केस लॉ लिखने हैं, इसमें हमें केस लॉ लिखने हैं, क्योंकि अब केस लॉ से भी प्रश्न आते हैं। हमें देखना पड़ेगा सज्जन सिंह केस में कोर्ट ने क्या धारणा रखी, समझ रहे हैं, यानी कि अलग अलग समय पर शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला, सज्जन सिंह केस में क्या बोला, तो अलग अलग हमें जजमेंट को रेफरेंस में लेके क्वेश्चन बनता है आजकल, तो इसलिए उसको अलग से लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए पहले आप समानता के अधिकार में। समानता का अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं उसकी भी हेडिंग सबको पता है, समानता का अधिकार। हमें समानता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब समानता होगी तो ही समाज में लोगों में स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता की भावना तब आएगी जब समाज में समानता स्थापित की जाएगी। समाज में समानता स्थापित की जाएगी से आशय है समाज में असमानता को दूर किया जाएगा। और इसके लिए क्योंकि हमारे समाज में लंबे समय से बहुत सी असमानताएं विद्यमान रही हैं, तो इसीलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यहां पर 5 अनुच्छेद दिए गए हैं जो कि हर प्रकार की असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है अनुच्छेद 14 की, आर्टिकल 14। आप समझिए अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से क्या नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। भारत के राज्य क्षेत्र में 4 टर्म है यहां पर, राज्य, दूसरा भारत का राज्य क्षेत्र, तीसरा व्यक्ति, तीसरी बात, चौथी बात विधि के समक्ष समानता, एक पॉइंट, व विधियों का समान संरक्षण। अब पहली बात ध्यान रखिएगा, ये कानून कहां लागू होता है? भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, यह अनुच्छेद, ठीक। यह अनुच्छेद किसको प्राप्त है? व्यक्ति। किसको प्राप्त है? व्यक्ति। अब व्यक्ति मैंने लिखा तो व्यक्ति का मतलब, व्यक्ति का मतलब नागरिक, विदेशी नागरिक व कानूनी व्यक्ति, सब। यानी कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन, उसको भी अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार, ध्यान से समझते हुए चलिए, इस आर्टिकल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए, कौन नहीं कर सकता? राज्य। राज्य क्या है? अनुच्छेद 12। फिर कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी क्लियर। फिर किसको? व्यक्ति को। व्यक्ति कौन? नागरिक, यानी हमें प्राप्त है, मैं, आप, हम भारत के नागरिक हैं। विदेशी नागरिक, कोई बाहर का नागरिक है, उसको भी प्राप्त है। तीसरा कानूनी व्यक्ति, लीगल पर्सन, कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन, वो भी, उसको भी अधिकार प्राप्त है। फिर क्या है? अब आता है मेन पॉइंट, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अब जब हम बोलते हैं विधि के समक्ष समानता, तो ये क्या बात बोलता है? विधि के समक्ष,
समानता। यहां से हमें पता लगती है तीन बातें, ध्यान से देखिए जरा। पहली बात, किसी व्यक्ति को, भारत की बात हो रही है, भारत के राज्य क्षेत्र में, बार बार नहीं लिखूंगा, किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं, देश की सामान्य विधि समान रूप से सब पर प्रभावी। तीसरी बात, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं। ये बात ध्यान लीजिए। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समानता के तीन मतलब हैं। हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं, अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब बराबर है। समानता स्थापित करना मतलब क्या है? ये कानून क्या बोल रहा है? ये जो वाक्य है इसका क्या आशय है? कि कोई विशेषाधिकार, विशेषाधिकार क्या होता है? प्रिविलेज, किसी को प्रिविलेज देना, विशेषाधिकार देना, विशेषाधिकार से आप उसे अलग बना रहे हैं। तो पहली पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है, यानी सब लोग क्या हैं? एक समान है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, देश की सामान्य विधि समान रूप से सब पर प्रभावी, यानी देश का जो कानून है वो समान रूप से सब पर प्रभावी है। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, कुछ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपने अगर मर्डर किया है तो आप पे 302 लगेगी। आप विधायक हो चाहे आप आम आदमी हो, आप सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी पे हो, आपने मर्डर किया है तो आप पे 302 लगेगी। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों पे ये कानून लगेगा मर्डर के लिए, और सरकारी नौकरी पे जो थर्ड क्लास में उनके लिए ये लगेगा, और जो प्राइवेट नौकरी वाले उनके लिए ये लगेगा। नहीं, कानून एक है। आ रही है बात समझ में? सब लोग एक समान कानून से ही क्या होंगे? संचालित होंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये तरह के मामले हैं तो इन मामलों को, इनके लिए अलग न्यायालय बना हुआ है कि मंत्रियों के कोई मामले आएंगे तो मंत्रियों के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगता है, मंत्रियों ने मर्डर कर दिया, मंत्रियों ने कोई अपराध कर दिया, उनको अलग तरह की न्यायालय सुनेगी। ऐसा नहीं है। और आम आदमी ने कर दिया, उनको लिए अलग तरह की होगी। ऐसा कुछ नहीं। एक ही कानून, एक ही संविधान, एक ही तरह का न्यायालय, एक ही रूप से सब पर लागू। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सरकारी हो गैर सरकारी, प्रधानमंत्री हो या संतरी हो, अधिकारी हो या चपरासी, सब सब क्या है? कानून के तहत बंधे हुए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अर्थात अर्थात पहले क्या धारणा होती थी? पहले के जमाने में क्या होता था? किंग इज लॉ, राजा यानी एक व्यक्ति, व्यक्ति ही कानून है ना। अब नहीं, लॉ इज किंग, कानून ही राजा। पहले क्या था? किंग इज लॉ, राजा की जैसी मर्जी आ रही, जो चाह रहा, जो उसने बोल दिया वही कानून, मेरा वचन ही मेरा कानून है। नहीं, अब क्या है? संविधान, लॉ इज किंग, कानून ही क्या है? किंग है, शासन है, राजा है। अर्थात यह अनुच्छेद का यह भाग, यह वाक्य क्या स्थापित करता है देश में? देश में स्थापित करता है विधि का शासन। अर्थात सरकार हो या जनता, न सरकार कानून से ऊपर है न जनता कानून से ऊपर है। देश में क्या स्थापित हुआ? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ। और ये शब्द आप मेंस में आंसर राइटिंग में लिखते हैं। और लॉ इज किंग, किंग इज नॉट लॉ, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ रिपब्लिक।
सो हु इज किंग? लॉ इज किंग। तो ये बात समझ में आई। तो अनुच्छेद 14 का जो पहला भाग है वो एकदम सिंपल बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? 3 भाग में तोड़ दिया इसको। मतलब ये आप रफ में नोट कर लेना, अभी तो फेयर लिखाऊंगा मैं आपको, रफ में आप ये बातें नोट रखें। मतलब आप जब पढ़े तो कैसे पोस्टमार्टम करेंगे इस अनुच्छेद का। इस अनुच्छेद में 4 बातें आ रही है, राज्य, भारत का राज्य क्षेत्र, व्यक्ति और ये 2 बातें। राज्य मतलब अनुच्छेद 12, राज्य बराबर आर्टिकल 12। भारत का राज्य क्षेत्र मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, भाग 1 में जो हमने पढ़ा था। भारत का राज्य क्षेत्र क्या होता है? भारत के राज्य, भारत के संघ राज्य क्षेत्र और वह क्षेत्र जो भारत भविष्य में अर्जित कर सकता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। व्यक्ति, व्यक्ति बता दिया आपको, व्यक्ति हम नागरिक, देशी नागरिक और कोई, यानी विधिक व्यक्ति उसे बोलते हैं। तो यूपीएससी पूछ सकता है अनुच्छेद 14। सर इसका भी बैटरी डाउन हो रहा है सर। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी। सर इसका भी बैटरी डाउन हो रहा है। पूरे बैटरी डाउन है लग रहा है। तो अब आई आवाज? हाँ यस सर सर आवाज आ आने रही है। लगी। अरे मुझे तो सारा काम करना पड़ रहा है यहाँ पे जो काम मुझे करा कराया मिलना चाहिए था। यहाँ सेल, सुरेंद्र को बोल दीजिए सर, सुरेंद्र सर को बोल दीजिए पूरा चार्ज में लगा दे। हाँ सेल भी बदलना पड़ रहा है मुझे, 3 बार मैंने सेल बदल दिया है। मुझे सब तैयार मिलता है और मेरे को पढ़ाना होता है बस। चलिए कोई बात नहीं, काम के लिए कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर समझ में आ रही है बात? राज्य समझ में आ गया, भारत का राज्य क्षेत्र भी समझ में आ गया, व्यक्ति भी समझ में आ गया, और विधि के समक्ष समानता। तो अभी हमने ये नहीं पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? विधि के समक्ष, इतना सिंपल, कानून के सामने सब बराबर है, सब। अभी तो जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा पढ़ना है, बाद में उसका एक्सेप्शन भी है, बाद में उसका अपवाद भी होगा। अभी पहले सुनना है, किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं। अब अभी मन में नहीं सोचना राष्ट्रपति पे तो विशेषाधिकार है, गवर्नर पे, वो तो है पर वो बाद में देखेंगे ना, पहले एक जनरल सेंस बना ले। किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं, यानी हर व्यक्ति बराबर है। फिर देश की सामान्य विधि समान रूप से सब पर प्रभावी होगी। सामान्य विधि मतलब जो समान कानून है, जैसे जो कानून मेरे लिए वही कानून आपके लिए, वही कानून इनके लिए वही कानून इनके लिए, सब पर समान कानून। खासकर कौन सा? खासकर कौन सा कानून? सिविल या क्रिमिनल? सिविल नहीं, सिविल में तो फैमिली भी आती है, सिविल में तो मैरिज का। क्रिमिनल, क्रिमिनल कानून। सिविल को तो अब क्रिमिनल बनाने की बात क्रिमिनल चल रही है, जो यूसीसी लाया जा रहा है, एक देश एक कानून, वो अब आ रहा है। ये क्रिमिनल कानून की बात हो रही है। मर्डर आप करो, मैं करूं, तमिलनाडु का आदमी करे, कहीं का कोई करे, तो उसको कानून एक रूप से लागू होगा। ये नहीं होगा मुसलमान होगा तो शरिया कानून लगा दो उस पे, और हिंदू होगा तो उस पे मनुस्मृति का कानून लगा दो, ऐसा नहीं, देश का कानून लगेगा। फिर कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। हु इज ऊपर? हु इज अबव लॉ? लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज किंग, नोबडी इज अबव द लॉ। फिर हमने क्या देखा? इसका मतलब ये हो गया कि ये अनुच्छेद से आपको पता लगता है, आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश में विधि के शासन को स्थापित करता है, तो विधि के शासन को स्थापित करता है कौन? अनुच्छेद 14। विधि का शासन यानी कि विधि सबसे ऊपर है, विधि से ऊपर ना तो सरकार है ना जनता। यह है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। आ गई बात समझ में? हाँ भाई आयुष, सबको समझ में आ गया? यह है अनुच्छेद 14 का पूरा पहला भाग, मैंने तोड़ दिया। अब मैं आ रहा हूं दूसरे वाले में, विधियों का समान संरक्षण। अब एक बात समझिए, ये जो पूरा विचार है ये हमें सीधा कहां ले जा रहा है? जो कल एक तस्वीर देखी थी हमने, एक कानून की देवी है, उनकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तराजू है, देखा था आपने, और एक हाथ में तलवार है। वो जो कानून की देवी है उसकी तरफ ये पूरा का पूरा वाक्य मिले जा रहा है। विधि के समक्ष समानता, यानी विधि नहीं देखेगी कौन अपना है कौन पराया है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन प्रधानमंत्री है कौन सामान्य आदमी है, कौन अधिकारी है कौन चपरासी है। बस आंख में पट्टी है और सब बराबर, सब बराबर।
तो ये कैसा हो गया? हालांकि ये सकारात्मक भाव लाने के लिए है समाज में, लेकिन ये अवधारणा कैसे निकल रही है? नकारात्मक, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हो रही है ये? क्योंकि ये राज्य को किसी वंचित वर्ग के लिए कुछ करने से रोक रही है। अब जब सब बराबर, कौन ब्राह्मण कौन राजपूत, कौन एससी कौन एसटी, कौन महिला कौन पुरुष, कौन बच्चा कौन बूढ़ा, कुछ नहीं, सब एक, यानी सबको एक तरह से हाँक रहा है। वैसे तो विचार अच्छा है कि सब बराबर हो, तुम्हें क्यों विशेष अधिकार मिले, मुझे क्यों विशेष अधिकार मिले, हम सब बराबर है। पर प्रैक्टिकली सोचिए, क्या समाज हमारा समान रूप से एक रूपी समाज है? समान रूपी समाज हमारा होमोजीनियस सोसाइटी है? कोई भी समाज आदर्श समाज नहीं होता। समाज में ऊंच नीच होती ही है। अब कई हमारे यहाँ जाति के नाम पे है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे देशों में नहीं है, वहां रंग के आधार पे है। हम लोग सोचते हैं कि बस जाति व्यवस्था हमारे देश में है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है तो दूसरी जगह दूसरे तरह का भेदभाव होता है, वहां रंग के आधार पर भेदभाव होता है, कहीं पर किसी आधार पर भेदभाव होता है, कहीं पर रेस के आधार पे होता है। जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया कि हमारी रेस सबसे सुपीरियर है, आर्यन रेस, बाकी को उसने पीटा, हमारा ज्यूस के ऊपर अत्याचार। हर देश में कुछ ना कुछ समस्या है, हर देश में किसी ना किसी रूप से भेदभाव होगा, ना कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं जाति के नाम पे, कहीं नस्ल के नाम पे तो कहीं रंग के नाम पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हर समाज में होती है। कोई भी समाज एकदम परफेक्ट समाज नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है परफेक्ट। तो यहां पर यह स्थिति हमें देखने को मिल रही है। यानी आयुष ये तो बोल रहा है कि सब बराबर है, और जब सब बराबर है, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। यानी फिर आप सोचिए, अगर ये चीज जैसी लिखी है वैसे लागू हो जाए, तो खुद सोचिए, क्या महिलाओं के लिए अलग कानून हो सकता है? क्या बच्चों के लिए अलग कानून हो सकता है? क्या बूढ़ों को आप अलग से ट्रीट कर सकते हैं? क्या एससी एसटी को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं? क्या ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं? क्या महिलाओं को रिजर्वेशन दे सकते हैं? क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे सकते हैं? नहीं। इसके लिए तो सब बराबर, तुम 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो एक महीने में, और चाहे तुम 5,000 रुपया कमा रहे हो, बराबर तो बराबर। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं सकता। मैं सरकार हूं, 1 करोड़ रुपया जो व्यक्ति एक महीने में कमा रहा है और एक व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है, और मुझे टैक्स लगाना है, क्या मैं दोनों पे एक बराबर टैक्स लगा सकता हूं? सोचिए जरा, खुद नहीं सोचिए। सर, नहीं नहीं लगा सर, सकते है नहीं ना? लगा। तो फिर लेकिन ये अवधारणा तो क्या बोलती है? सब पर एक जैसा कानून लागू होगा। तो फिर ये एक सेंस में है। फिर इसी के साथ साथ वहां पे ये भी तो लिखा है, विधियों का समान संरक्षण। तो अब हमें इधर आना पड़ेगा, अब हमें आना पड़ेगा इधर, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, यानी इक्वल, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब? इसका मतलब है बच्चे कि एक जैसे लोगों को आप एक समान व्यवहार करेंगे, और अगर लोग एक जैसे नहीं है, यानी असमान लोगों के साथ असमान, हिंदी में बोलते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। अगर आप तार्किक तौर पर देखें, तो हम अगर बोले कि भाई समाज में अलग अलग कैटेगरी है, हमने कैटेगरी बना दी, हमने कैटेगरी बना दी जनरल, ठीक, हमने बोल दिया एससी, एसटी, ओबीसी, और अब तो एक और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो हम सर बोल रहे ये हैं कि भाई नीचे वाली क्या है सर? ईडब्ल्यूएस क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर ओके, सेक्शन। ओके अब सर। हमने बोला जनरल को कि भाई 100 में से, मतलब मेरिट आई 100 में से तुम्हें कट ऑफ 60 पे होगी, आपको बोल दिया 45 पे होगी, आपको बोल दिया कि आपके लिए तो 43 पे होगी, आपके लिए बोल दिया कि आप पे 55 के लिए पे होगी, आपके लिए बोल दिया कि आप पे 57 पे होगी। है तो असमानता, तार्किक रूप से सोची, है तो असमानता। एक ही पेपर है, वही 100 क्वेश्चन है, लेकिन एक आदमी को आप 60 पर अंदर कर रहे हैं, मतलब ये कट ऑफ रख रहे हैं, एक आदमी के लिए आप 43 पे ही कर दे रहे हैं। है तो असमानता, लेकिन ये असमानता बनाई क्यों जा रही है? क्या बोल रहा है? समान को साथ समान व्यवहार और असमान के साथ
असमान। यानी ये जो वर्ग है इनके बारे में धारणा है कि इनको पर्याप्त अवसर नहीं मिला, पर्याप्त अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यानी संसाधन जो है वो इस वर्ग पर ज्यादा है। समाज में आज से नहीं कई सौ सालों से संसाधनों के ऊपर जो नियंत्रण रहा इनका रहा, तो इनकी समाज में पहले से ये क्या चली आई, दबदबा रहा, प्रतिष्ठा चली आई। तो कोई एक पेपर है या कोई एक चीज है उनपे जो मेहनत करने का अवसर मिल रहा है, संसाधन मिल रहे हैं, वो किसको ज्यादा मिल रहे हैं, इनको ज्यादा मिल रहे हैं, इनको कम मिल रहे हैं। तो फिर हमें तो समाज में क्या स्थापना करनी है, समानता की। तो उस समानता को स्थापित करने के लिए हमें यहां पर क्या करनी पड़ रही है, असमानता। समझ रहे हैं, हमें स्थापित करनी है समानता। समानता से मतलब ये वर्ग पहले से ही ऊंचा उठा हुआ है, इस वर्ग को भी ऊंचा उठाना है, इनकी बराबरी पे लाना है। लेकिन इनकी बराबरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक ही जैसा नंबर रख देंगे तो हो सकता है इनके पास संसाधन हो, पैसे वाले हो, अच्छे बच्चे, अपने बच्चों को दिल्ली से कोचिंग करा दी, ट्यूशन पढ़ा दिया, इंटरनेट है, सब कुछ है, ट्राइबल क्षेत्र है, वहां पर तो लोगों के पास आज तक सड़कें नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन नहीं है। वो बच्चा किन विपरीत परिस्थितियों में पढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जनरल में गरीब नहीं होते, पर जनरली जो एक अवधारणा रही है, जब हम जातिगत रूप से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये आज से नहीं बल्कि सदियों से शोषित होते आए हैं। अब संविधान लागू हो गया, इन शोषित वर्गों का भी हमें उत्थान करना है, इन शोषित वर्गों को भी हमें ऊपर उठाना है, तो हमें इनको इनके बराबर लाना पड़ेगा। अब इनके बराबर लाना पड़ेगा तो इनको कुछ सहारा तो देना पड़ेगा, कुछ पुश तो देना पड़ेगा, कुछ पुश मतलब धक्का देना पड़ेगा, एक खेलना पड़ेगा, और वही खेलना, वही स्टूल, रिजर्वेशन। तो हमने इनके लिए या तो आप ऐसा करो कि पेपर अलग कराओ, जनरल के लिए पेपर अलग आ रहा है, एससी के लिए पेपर अलग आ रहा है, और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग आ रहा है, ओबीसी के लिए। तो ऐसा तो होता नहीं, पेपर तो एक ही आता है सबके लिए, लेकिन उसी पेपर में कट ऑफ अलग अलग आ जाती है कि इनके लिए ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है। तो पहली दृष्टि से तो देखिए ये गलत है कि नहीं है। एक बार सोचिए, जरा टेक्निकली सोचिए, अगर हम समानता का अनुच्छेद 14 पढ़ रहे हैं तो आयुष बताओ, ये एक बारी में बहुत अजीब सा लगेगा ना कि एक व्यक्ति को 60 नंबर पे एंट्री मिल रही है, एक को 43 में, लगेगा नहीं, सबको लगेगा। लेकिन फिर इसके पीछे उद्देश्य देखा जाएगा, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्योंकि असमानता है समाज में, समाज एक समान नहीं है, सबको एक समान अवसर नहीं मिला है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन वर्ग को इस वर्ग के बराबर लाने पे, इस वर्ग को भी, इनका भी तो प्रतिनिधित्व हो सरकारी नौकरियों में, इनके भी तो लोग हो, इस वर्ग के भी तो लोग हो सरकारी नौकरियों में, अफसर बने, जज बने, अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग क्राइटेरिया वहां जाएं। तो फिर हम इनको पुश करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमने असमानता की, ताकि इन लोगों को इनके समान लाया जाए। तो इसी को बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण, यानी समान वर्ग के साथ समान व्यवहार, लेकिन असमान है तो उनके लिए हमें कुछ असमानता करनी पड़ेगी। फिर वही बात टैक्स के मामले में आती है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए टैक्स, कोई व्यक्ति कमा रहा है महीने में 4 लाख, कोई व्यक्ति कमा रहा है महीने में 4,000, 5,000, 10,000, तो हमें क्या उस पर टैक्स लगाना चाहिए, नहीं। हम साल की इनकम के हिसाब से जब टैक्स लगाते हैं तो हम ये देखते हैं 5 लाख तक का एक स्लैब, 5 लाख से ऊपर आप देखते हैं, फिर 10 लाख देखते हैं, 20 लाख देखते हैं, 30 लाख। अब कोई व्यक्ति 55 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, 60 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, कोई व्यक्ति जो है 7 लाख ही रुपए कमा रहा है, एक 7 लाख कमा रहा है और एक 60 लाख कमा रहा है, दोनों में अंतर है, दोनों में एक समान टैक्स लगाएंगे तो वो चीज न्यायोचित नहीं हो सकती। तो फिर हमने सर अलग लेकिन ये अलग चीज, स्लैब बनाई है, अलग अलग स्लैब बनाई है। अब एक स्लैब में जब आपने स्लैब बना दी, मैंने पार्टीशन कर दिया ए बी सी, तो अब क्या होगा, ए में मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इन दोनों में भेदभाव नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा एक ए है। अब एक ए में जैसे मान लो मैंने क्राइटेरिया बना दिया 5 लाख से 10 लाख लोगों तक इतना टैक्स लगेगा, सपोज 8%। तो आप 5 लाख से 10 लाख के बीच वाले लोगों का सालाना इनकम पे मैंने बोल दिया 8% टैक्स लगेगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप चाहे 6 लाख कमा रहे हो, चाहे 6.5 लाख कमा रहे हो, चाहे 7 लाख कमा रहे हो, चाहे 7.5 लाख कमा रहे हो, चाहे 8 लाख कमा रहे हो, चाहे 5,50,000 कमा रहे हो, समझ रहे हो, उन सबको जो एक ब्लॉक में रख दिया, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं। फिर हमने बोला 10 लाख से 20 लाख के बीच वालों को इस श्रेणी में, इनके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, उदाहरण है। तो किनको रखा मैंने, 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से नीचे। तो हो सकता है उनमें से कोई 11 लाख कमाता हो, कोई 15 लाख कमाता हो, कोई 17 लाख कमाता हो सालाना, कोई 19 लाख कमाता हो। अब 19 लाख और 11 लाख वाले में अंतर तो है, लेकिन 11 लाख और 19 लाख वाला आप पूरा इसी ब्लॉक में रहे, इसी श्रेणी में आ रहा है। अब उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा,
तो उनपे जो स्लैब लग गई वो एक समान लग गई। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो अनुच्छेद का दूसरा भाग है वो वही हमें रास्ता खोलता है आगे, किस चीज के लिए, रिजर्वेशन के लिए। वही रास्ता खोलता है असमानता करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए असमानता। वरना अगर हम सीधा सीधा इसको लागू कर दें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो सब कुछ हट जाएगा जो मिल रहा है, फिर हमें ये वाला व्यवहार। तो यहां पे अंतर क्या आता है साहब, अंतर आता है, एक है विधि के समक्ष समानता, अंतर बताइए मुझे क्या है, अब तो आपको इतनी समझ में आ गई, और एक है विधियों का समान संरक्षण। यानी समान विधि लगे समान लोगों पे, लेकिन जब लोग ही समान नहीं है तो कैसे लग जाएगी विधि एक रूप से, तो विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। भाई ये कंसेप्ट है बच्चों आपका, ये कंसेप्ट है आपका यूके का, ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन से आ रहा है, डाइसी का प्रिंसिपल, डाइसी, एवी डाइसी, बहुत बड़े आप समझिए स्कॉलर हैं, प्रोफेसर एवी डाइसी। 3 सिद्धांत दिए थे उन्होंने, उनमें से एक है विधि के समक्ष, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये यूके का है। ये कंसेप्ट यूएसए का है, ये कहां का है, यूएसए का। ये कंसेप्ट नेगेटिव है, ये राज्य को रोक रहा है कि राज्य कोई अंतर नहीं कर सकता, सबको एक रूप से हाकेगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई राजा कोई गरीब नहीं, कोई ब्राह्मण कोई एससी नहीं, सब बराबर। ये बोलता ना, ये पॉजिटिव है, ये बोलता है राज्य करे, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो प्रताड़ित है, उस वर्ग के लिए करे, कुछ काम करे, अफर्मेटिव एक्शन ले। तो ये नेगेटिव है, ये रोक रहा है राज्य को, कुछ नहीं करना अलग से, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये बोल रहे नहीं 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 नहीं, कुछ लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए काम करो। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यूके का है, ये यूएसए का है। पर उद्देश्य क्या है सारे का मिला के, किरण उद्देश्य क्या है, समानता स्थापित करना। आ रही है बात समझ में, चलिए फिर अब लिखना स्टार्ट कीजिए इसको। हाँ जी, हाँ समानता को समता भी बोलते बेटा। जब आप नहीं, वो तो वैसे सैद्धांतिक रूप से, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो समानता और समता को एक ही आप लिखें, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, एक ही रूप में लिखे उसको, सर एक लिखने में एक ही जी रूप में लिखे, व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आता है। हाँ सर, ये बताइए कि जैसे टैक्स तो सब पर लगता है, अब सैलरी साल की कितनी कमाई उस हिसाब से हमें पे करना पड़ता है, उसका एक नियम है। लेकिन जो हमारे विधायक हैं, हाँ, इनका तो इतनी सैलरी पाते हैं, इनको टैक्स से क्यों बाहर रखा गया है, ये चीज। अभी अभी सबका एक्सेप्शन आएगा, ये जो बातें लिखी गई हैं हर चीज का तोड़ है, वो भी आप पढ़ेंगे कि अपवाद क्या है इनके, कि हम लोगों पर तो ये सर चीज जी, लगती है, दूसरों पे वो नौकरी, लगती है। हाँ जी जी, नौकरी पेशा का पेंशन खत्म कर दिया आपने, लेकिन उनका पेंशन कभी नहीं खत्म होता, कब्र में पैर लटकाए हैं तब तक भी पेंशन पा रहे हैं। तो ये चीज ये इतना बात भी सही है, थोड़ा सा जी। विधायक और मंत्रियों को एक भी दिन वो अपने पद पे आ जाएं तो उनके लिए पेंशन है, व्यवस्था है, वो सब अपवाद में आएगा। राष्ट्रपति मर्डर कर दे, अब करेंगे नहीं, मर्डर कर दे तो मजाल है पुलिस की वो उन पे हाथ लगा दे, नहीं लगा सकती। तो अभी तो हमने बोला कानून सब पे लागू होगा, क्या राष्ट्रपति क्या, फिर एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं जैसे, कानून जैसा है वैसा सीधा है तो उसका तोड़ मड़ोड़ करके हिसाब भी निकाला हुआ है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जो बात हमने जैसी पकड़ ली वो वैसी है, पर फिर उसका कहीं ना कहीं तोड़ भी निकाला गया है, तो वो सब किसके हाथ में होता है, विधायक को। यही तो कानून बनाते हैं, तो ये कानून आपके लिए हमारे लिए ज्यादा बनाते हैं, अपने खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं बनाते। अपने खिलाफ कोई कड़ा कानून बनाए तो चलो बात भी है, पर नहीं करते वो ऐसा। हालांकि हम बोलते हैं कानून सब पे समान रूप से लागू होता है। तो कुछ बात बच्चों ऐसे समझिए, कुछ बात लिखने के लिए होती है, विचार के लिए, मेंस आंसर राइटिंग भरने के लिए, आहा बड़े अच्छी अच्छी बातें, सब सच बोलेंगे, सामाजिक न्याय मिलेगा, वो मिलेगा, पर होता वास्तविक तौर पर आप क्या होता है वो आप जानते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें पढ़ने, कहते हैं ना कुछ बातें किताबों में अच्छी लगती है, कुछ किताबों वाली बातें हैं उन्हें किताबों में ही रहने दे। चलिए लिखिए जरा, उसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना कि पता लगा आज ही समानता का वहां झंडा गाड़ने चले गए। चलिए लिखिए जरा फटाफट से, पहला लिखिए फटाफट से, अनुच्छेद 14, वो वाला पेज छोड़ने के बाद है, एक पेज छुड़वाया मैंने अभी, किस चीज में छुड़वाया है, ताकि हम बेसिक आयुष तुम तो बाद में आए, एक पेज छोड़ना है बेसिक स्ट्रक्चर वाले उसके लिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए। समता का अधिकार लिखिए, भाई ये रफ में तो नोट कर लिया होगा ना। हाँ, अनुच्छेद 14 के तहत
अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य, राज्य राज्य मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैंने 14 में लिख ही दिया था सुबह में, ये राज्य, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य कॉमा कॉमा भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य कॉमा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, बच्चे व्यक्ति अंडरलाइन करके रखना, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, अब देखो यहां हम समता प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रयोग करने के लिए आप समता और समानता दोनों लिख सकते हैं। विधि, इसको समता का अधिकार या समानता का अधिकार दोनों बोल सकते हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता से, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से, या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो शब्द तो ये है, पर इंटरप्रिटेशन अलग होता है। वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा, विधियों के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा। अब देखो इंटरप्रिटेशन कैसे अलग होता है। हर व्यक्ति की एक फिलॉसफी होती है, विचार होता है। आप लोग अभी जब इस उम्र में पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, ये बात इस किताब में ऐसे लिख दी गई है तो ये बात पत्थर की लकीर हो गई। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना, टीचर ने ऐसा बोल दिया, चाहे वो गलत बोल दिया, और बोल दिया हमारे टीचर ने, अब कोई सिर पटक दे कुछ कर दे, पर हमारे टीचर ने बोल दिया तो मतलब वो ब्रह्मा का वचन हो गया, ऐसा नहीं। तो क्या होता है, एक किताब, आप एक तरह की किताब पढ़ रहे हो, उसमें कोई बात कैसी लिख दी गई, फिर आप वो जो किताब लिखने वाला है, मैं कोई किताब लिखूंगा तो कहीं ना कहीं उसमें मेरे विचारों का पुट देखने को मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति किताब लिख रहा है उसमें उसके विचारों का देखने का पुट मिलेगा। इसे बोलते हैं आपका क्या, जो आपका कौन सा माइंड काम कर रहा है यहां पर, फिलोसफिकल माइंड, दार्शनिक विचार, दर्शन। जैसे एक गिलास में हमने पानी भर रखा है, लेकिन पानी आधा भर रखा है। एक व्यक्ति को पूछा तुम क्या देखते हो, वो बोलेगा आधा ग्लास भरा है। दूसरे व्यक्ति को पूछा तुम क्या देखते हो, वो बोलेगा आधा ग्लास खाली है। बात सही है दोनों, आधा ग्लास भरा है, वो बोल रहा है आधा ग्लास खाली है। पर हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, खाली वाला थोड़ा नेगेटिव विचार का है, वो खालीपन देखता है। भारी भरा वाला ये देखता है कि चाहे आधा ही भरा है पर वो भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपकी सोच हो गई, ये आपकी मेंटेलिटी हो गई। वैसी किताबों में जो अलग अलग बात, एक ही बात को लेकर कोई व्यक्ति उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, कोई व्यक्ति उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर, तो इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होता है। तो आप जब 4 किताबें पढ़ेंगे तो 4 अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलते हैं। उससे बस आपका क्या होता है, सोच खुलती है, आपको पता लगता है इस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है, इस वाक्य की ऐसे भी व्याख्या हो सकती है। और न्यायालय भी आप समझिए, न्यायालय भी क्या करती है, पूरी पॉलिटी में हम देखेंगे। आज हम चिल्लाते हैं संविधान का बुनियादी ढांचा, हम क्या बोलते हैं, संविधान का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। क्या ये संविधान में शुरू से था, नहीं था। यानी संविधान बनाने वालों ने तो सोचा नहीं, किसने डाल दिया, जुडिशरी ने डाल दिया। अब डाल दिया तो हमें क्या बोलना पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है। कल के दिन कोई 15 जजों की बेंच आ जाए और बोल दे बुनियादी ढांचा जैसी कोई बात नहीं होती, फिर हम बदल जाएंगे, फिर हम बोलेंगे बेटे बुनियादी ढांचा बहुत गलत चीज थी, हट गई। लेकिन हम तब बोलेंगे जब जुडिशरी ऐसा कर दे। यानी कि अपना को बदल देना पड़ता है। यानी कि इंटरप्रिटेशन कैसे बदलता है, जैसे जैसे कोर्ट का इंटरप्रिटेशन बदलेगा। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहेगी, वो स्टैटिक रूप में नहीं रहेगी, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका निर्वचन। कई बार हम देखते हैं कोई मामले पर जिला न्यायालय ने कोई बात बोली और उसकी बात को हाई कोर्ट ने पलट दिया, तो आप ये बोलोगे कि जिला न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश बेवकूफ था, क्या उसको कानून नहीं पता था। क्या हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी और आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी, इसका मतलब हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति जो बैठा हुआ था कम पढ़ा लिखा था,
अनपढ़ था क्या? वो जज क्या कम क्षमता वाला था? नहीं, हाई कोर्ट का जज भी बहुत पढ़ा लिखा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात पलट दी, तो इसका मतलब हम हाई कोर्ट के जज की योग्यता पर सवाल थोड़ा उठा सकते हैं। हाई कोर्ट के जज ने उस तथ्य के आधार पर वो फैसला दिया, हो सकता है उसके सामने वो पक्ष ना आया हो या उसने उस तरह से विचार ना किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अलग तरह से विचार किया, वैसी व्याख्या दे दी, तो वो और स्पष्ट हो गया और वो बात कट गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि, तो कहने का मतलब ये है एक विषय की, एक वाक्य की कई तरह की व्याख्या हो सकती और वो हर तरह की व्याख्या सही। चलिए अब आगे बढ़िए। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का विचार, विधि के समक्ष समता का विचार, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से, ब्रिटिश मूल से उद्धृत है। उद्धृत मतलब निकला है, उद्गम जैसे बोलते हैं ना। ये लिखो बेटा, लिख दिया मैंने, ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, कॉमा, जबकि, जबकि विधियों का समान संरक्षण, जबकि विधियों के समान संरक्षण को कहां से लिया गया है? अमेरिका। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है, ये लिखा था मैंने, ये यूके से है, ये अमेरिका से। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है। स्टार पॉइंट, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य समझते हो? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि। हाँ भाई किरण, क्या उद्देश्य है दोनों विधियों का? दोनों का उद्देश्य क्या है? समानता स्थापित करना, समान अवसर देना। देखिए, उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, कॉमा, अब अवसर के, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, दोनों ही विधि, कॉमा, अक्सर, सॉरी, अवसर, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। यानी दोनों ही विधि क्या बोल रही है कि समान अवसर दिए जाएं, समान न्याय मिले। अब ये मत बोलना सर कि यूपीएससी में हमें तो केवल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और 32 साल तक की उम्र है, और कहीं 35 है, और कहीं होता है पेपर ही देते रहो, तो ऐसा अब बोलोगे तो अवसर बराबर नहीं है, पर छूट है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट, ब्रिटिश समानता को की है, बात करते हैं, अवसर और समानता की न्याय की बात। समानता की बात करते हैं, अवसर और समानता के न्याय की बात करते हैं, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश न्यायविद, ब्रिटिश न्यायविद डाइसी, डाइसी मैंने नाम बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसी का सिद्धांत, 3 सिद्धांत दिए थे, भारत में 2 लागू होते, 1 लागू नहीं होता। ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष, ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को, ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने, पूरा नाम उनका एबी डाइसी है, ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को, समता के अधिकार को विधि के शासन का, विधि के शासन का मूल तत्व कहा है, विधि के शासन का मूल तत्व कहा है। कहां लिखा था मैंने? ये कि विधि के समक्ष समानता, इसी से क्या निकलता है? विधि का शासन। जब विधि के समक्ष समता होगी, अंडरलाइन कर लेंगे, उसी से क्या आ रहा है? विधि का शासन। यहां पहले लिखा दिया था, पहले ही समझा दिया था। ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। फुल स्टॉप। शक्तियों पर, शक्तियों पर, शक्तियों पर युक्ति युक्त निर्बंधन,
शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन तथा स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, विधि के शासन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। जल्दी जल्दी लिखा कीजिए, विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन को ही अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन को अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन को संविधान का मूल तत्व माना है। संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत रखा है। संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत रखा है। अर्थात किरण, अगर संविधान का बुनियादी ढांचे में विधि का शासन आता है, अब देखो क्वेश्चन यहीं से बनता है जो तुम लिखते हो, आ जाएगा निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, विधि के शासन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 से निकलता है। ठीक। दूसरा, विधि का शासन न्यायालय के अनुसार संविधान के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आता है। तीसरा, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके विधि के शासन को न्यून किया जा सकता है। सही है? पहली बात सही है। पहली बात क्या थी? विधि का शासन जो है अनुच्छेद 14 से इसका सार निकल रहा है। सही है। फिर विधि के शासन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बुनियादी ढांचा बोला है। सही है। तीसरा, अनुच्छेद 368 के तहत विधि के शासन के प्रभाव को वो संसद न्यून कर सकती है। गलत है। क्यों? क्योंकि जब वो बुनियादी ढांचे में आ गया तो संसद बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ होगा तो उसको कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जाएगा? शून्य करार दे दिया जाएगा। यही तो बात है। तो लिखो, अर्थात संसद, तभी तो बोलता हूं एक एक बात लिखते हुए समझनी है। समझ रहे हैं बात को? अर्थात संसद संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात संसद संविधान संशोधन, बहुत अच्छा लड़का है, सीए लिखता है सीधा। अर्थात संसद संविधान संशोधन के द्वारा, ब्रैकेट में लिखना 368, अर्थात संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे समाप्त नहीं कर सकती। आयुष का दिमाग यहाँ पे खटक रहा था, है ना? आयुष ने कहा कैसे कर देगी संसद। अर्थात संसद संविधान संशोधन 368 के द्वारा भी इसे समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब इसे क्या बोल दिया कोर्ट ने? बुनियादी ढांचा। और आपको पता है केशवानंद भारती केस में बोला है बुनियादी ढांचे में अंतर्गत जो कोई बात आएगी उसको पार्लियामेंट 368 के तहत छेड़ नहीं सकती। नेक्स्ट, एक कथन लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कथन, किसी का वाक्य है ना। अगला लाइन लिखिए, ऐसे लिखिए, जहां कोई विधि नहीं
जहां कोई विधि नहीं, कॉमा, वहां कोई स्वाधीनता नहीं है। और इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। बेटे क्या बोल रहे हैं? जहां कोई क्या नहीं होगी, जहां कोई विधि नहीं, कॉमा, वहां कोई स्वाधीनता नहीं, वहां कोई स्वाधीनता नहीं है, पूर्ण विराम। इसलिए इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए, इसीलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि का अस्तित्व आवश्यक है, पूर्ण विराम। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। सर रिपीट कर। पूर्ण विराम। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। दूर पूरा पूरा बोल रहा हूं, दोबारा से देख लो। जहां कोई विधि नहीं, कॉमा, वहां कोई स्वाधीनता नहीं है, पूर्ण विराम। इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डैश करके लिखो। ये किसने कहा? जॉन लॉक, प्रसिद्ध विद्वान है जॉन लॉक, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जॉन लॉक का ये कथन। अब इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, और देखो तभी तो तर्क संगत तरीके से देखो, तभी तो क्या कर रखा है, पहले पहले दिया गया है किस चीज का अधिकार? समानता, और तब दिया गया है स्वतंत्रता। यानी अगर विधि नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। इसका मतलब समझते हो? कोई मुझे इसको जरा एक्सप्लेन करके बताओ। विधि नहीं होगी तो स्वतंत्रता पे कैसे खतरा आ जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। अगर विधि वो नहीं होगी तो स्वतंत्रता पे कैसे खतरा आएगा? ऐसा सर जॉन लॉक ने क्यों बोला? शोषण बोलो 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 बेटा, बोलो जो बोल रहा था। सर शोषण अधिक से अधिक होने लगेगा और शोषण, अराजकता फैलने लगेगी। शोषण होने लगेगा, ठीक है। सर और कोई? सर और सर अराजकता फैलती जाएगी। सब हाँ अपनी मनमानी तरीके से जीने लगेंगे। सर हाँ पहले जैसे हमारे देश में संविधान नहीं था, उसके हाँ पहले क्या सदियों से इतिहास है कि बराबरी नहीं मिली, अत्यधिक शोषण हुआ और मनमाना राज्य शासन रहा, तभी अंग्रेज हमारे ऊपर मतलब गुलाम हम बने। तो संविधान आने के बाद सर नियम कानून जब कोई चीज आती है तो सर जाहिर सी बात है हमें रक्षा भी करती है और हमें कानून के तहत बांधती भी है। अच्छा, देखिए, अगर विधि नहीं होगी, विधि का शासन नहीं होगा, तो शासन होगा किसका? जो शासक है। शासक, हमारे यहाँ विधि है, लिखित संविधान है, चीजें लिखी गई है, कड़ाई से पालन होती है। अब जहां शासकी वर्ग है तो शासक क्या, वहां पे क्या होगा? माइट इज राइट, जो मैंने कहा वही सही है, मैं यहां जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा शासन चलेगा। लेकिन जहां विधि है, जहां विधि है, वहां हर चीज क्या देख रहे हो आप? कोडिफाइड है। हमारे यहाँ तो मामले में क्या है? कोडिफाइड है, सब कुछ लिखा गया है। और 3 अंगों के बीच में सरकार के एक ऐसा संबंध स्थापित किया गया है कि तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं? निगरानी रखते हैं। ऐसे विषय में, ऐसे मामले में न्यायपालिका की भूमिका और ज्यादा गहरी है, क्योंकि न्यायपालिका को उन दोनों के ऊपर नजर रखनी है। किस दोनों के ऊपर? किन दोनों के ऊपर रखनी है न्यायपालिका को? लेजिस्लेचर, विधायिका और कार्यपालिका। तो क्या न्यायपालिका उन दोनों से ऊंची है? नहीं, न्यायपालिका भी बनी हुई है संविधान के तहत। न्यायपालिका भी अपने दायरे का अतिक्रमण नहीं कर सकती। न्यायपालिका कल के दिन कानून नहीं बनाएगी। सामान्यता स्थिति में न्यायपालिका, जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि न्यायपालिका ने क्यों नहीं मैरिज इंस्टीट्यूशन को लागू किया बायसेक्सुअल लोगों के लिए, जो आपका एलजीबीटी कम्युनिटी है, क्योंकि ये काम किसका है? ये विधायिका का है। आप अपने दायरे में रहकर काम कीजिए। कभी हो सकता है कि आप सरकार को निर्देश दें विशेष मामलों में,
अब आप क्या सोचते हैं, जो बुनियादी ढांचे की बात है, क्या ये अच्छी बात है? इसकी आलोचना भी होती है और इसका फेवर भी लिया जाता है। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई क्या चिल्लाते रहते हो तुम, ये ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, सब कुछ सही है। कल मैं द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस तरह से सही नहीं है, उनको और मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था। अब एक बात सुनिए, हर व्यक्ति के पास अपने बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी इतनी तक भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले सकते, विचार है ना, रख सकता है हर इंसान अपना विचार। लिखा द हिंदू का सर आर्टिकल फिर देखिए कल का। सर फिर अमेरिका में क्यों नहीं कराया जाता मशीन, वोटिंग मशीन वहां क्यों नहीं इस्तेमाल होती, बैलेट अमेरिका तो पेपर? बेटा अलग बात है, अमेरिका में नहीं कराया जाता, वो अलग चीज है। लेकिन वो हमारे हमसे ज्यादा सफल कंट्री है सर, यहाँ तो फिर वो सफल कोई वजह? कंट्री, सफल कंट्री है। अभी हमारी बात ये नहीं है कि वो सही है गलत है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ईवीएम सही है गलत है, ये बात ही नहीं है। और ये बात हम बोल भी कैसे सकते हैं, ये मामला गया न्यायपालिका में, न्यायपालिका के ऊपर ये दायित्व है ना कि वो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करे, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि, तो फिर वो आर्टिकल आया, तो आर्टिकल बनाने वाला भी तो अपने विचार से, अब जैसे ये बोला तो फिर अजय भट्ट ने क्या बोला, विपक्षी पार्टियों का ये मुद्दा अब काम नहीं करेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अब कांग्रेस अपनी हार का नया बहाना खोजे। कांग्रेस अपनी हार का, यानी पहले ही से पता लग रहा है कांग्रेस ने हारना है, हारने के बाद उन्होंने ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ना है, वो बोल रहे हैं दूसरा बहाना ढूंढो। ईवीएम वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे क्लियर कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी क्लियर कर रखा है, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत तगड़ा कराचा चमाटा मारा, कब, जब इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी पे आया था उस वक्त। द हिंदू में मैंने आर्टिकल पढ़ा, सरकार के ऊपर तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा चांटा लगा, सरकार की बेइज्जती वाली बात। अब आप समझिए, जो व्यक्ति अपना विचार लिखता है, अगर मान लो मेरा झुकाव भाजपा की तरफ है, तो मेरा लिखने का तरीका, समझाने के तरीके में, आप ना बच्चे समझदार इतने, आपको समझ में आ जाएगा, इतने तो आप सबकी बुद्धि भी है। चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे वही चीज मान लो निश्चित सर पढ़ा रहे हैं, और वही चीज आयुष पढ़ा रहा है, वही चीज ये पढ़ा रही है, आपके बोलने से ही पता लग जाता है कि आपका झुकाव किस तरफ है, आपके लिखने से ही पता लग जाता है। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता था, ज्योग्राफी में हमने बोला हिमालय है, अब कोई ये थोड़ा बोलेगा हिमालय की हाइट इतनी हो गई और हिमालय, वो तो हिमालय हिमालय ही रहेगा। पर पॉलिटी में ये है, हर व्यक्ति का अपना विचार है, हर जगह आप मेरी बात से 100% सहमत हो जाए ऐसा नहीं, तथ्यों पे तो सहमत होना पड़ेगा कि भाई अनुच्छेद 14 में विधि की समानता है, कोई अड़ जाए नहीं नहीं विधि की समानता तो अनुच्छेद 32 में है सर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन विचार की स्वतंत्रता तो सबको है। तो कहने का मतलब क्या है, लीगल इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन याद रखिए आप, हर विचार, हर विचारधारा अपने अपने आयाम होते हैं, सबके अपने अपने पक्ष होते हैं और अपनी अपनी कमियां। हमें सुनने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, दूसरे के विचार को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, चाहे आप उससे सहमत हो या ना हो, बस सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जहां विचारों को ही सुनने की क्षमता ना हो तो वो देश लोकतंत्र नहीं कहलाता। ठीक है बात, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, जहां पर आपके पास सुरक्षा है, हमारे पास लिखित रूप से सुरक्षा है, हमारे पास विधि है, तो विधि होगी तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अन्यथा क्या होगा, जो राजा है, जो किंग है, वो अपने हिसाब से ही शासन करेगा, उसे बोलते हैं माइट इज राइट, नो, हियर माइट इज नॉट राइट, हियर लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल, कानून हमेशा ऊपर रहेगा। आपका विचार, मेरा विचार, वो भी कुछ नहीं है, हम अपने विचार रख सकते हैं, 9 बातों पे मैं सही हूं, एक बात पे मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी बात आपकी बात वो भी नहीं, जो चलेगी चीज वो क्या है, वो कानून है। लेकिन कानून बनाने वाला और कानून पर लागू करने वाला भी कौन है, कौन है, लोग ही तो हैं। जो फैसला दे रहे हैं वो भी तो, जज भी तो क्या इंसान ही तो है। अब हम बोले कि भाई वो भी इंसान है तो वो भी तो गलत हो सकते हैं,
बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि बुनियादी ढांचे की बात, इसकी बुराई क्या है? बुनियादी ढांचे को लेकर लोग बहुत पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा आया। कभी आपने सोचा 13 जजों की बेंच थी, 7-6 से फैसला आया। अगर इतनी अच्छी बात थी तो बालो हम बोलते 9 और 4 से फैसला आता तो बात थी, 10-3 से फैसला आता तो बात थी, 11-2 से फैसला आता तो बात थी, 12-1 से फैसला आता तो बात थी, 13-0 से फैसला आता कि 13 के 13 जजों ने मानना था बुनियादी ढांचा होना चाहिए। यानी उन 13 जजों में से 6 लोग तो मानते ही नहीं थे बुनियादी ढांचे को, 7 लोग ही मानते थे। इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, इस पिछले साल 50 साल बनाया, तभी तो क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर। 1973 में आया था और 2023 में 50 साल हुए। आज तक ये चल रहा है कि नहीं चल रहा सिस्टम? क्या पूरी तरह सही है? हमें बोलना पड़ेगा सही है क्योंकि कानून, लेकिन गलत भी तो हो सकता है क्योंकि 6 जज तो उसी टाइम पे इसके खिलाफ थे। अगर वो एक जज इधर से इधर हो जाता तो आज बुनियादी ढांचा ही ना होता। इसीलिए कोई चीज पूरी तरह सही है या गलत है, टाइम टाइम पर डिपेंड करता है। कोई चीज पूरी तरह सही है गलत है, समय समय पर परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई चीज आज सही हो, 10 दिन बाद वो चीज गलत हो जाए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉलिटी में किसी एक चीज को लेकर नहीं पकड़ के बैठ जाना। ये चीज तो आपने उस दिन ऐसे बोली थी, मैं पलट जाऊंगा अपनी बात से, क्योंकि कोर्ट भी पलट जाती है, क्योंकि पॉलिटी में हर चीज पलटती है टाइम के साथ। इसलिए उस चीज को लेकर नहीं बैठना। आज ये बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है, हो सकता है कल के, पर इससे बड़ी बेंच चाहिए। 13 जजों से बड़ी क्या होगी फिर? 15 जजों की। कल 15 जजों की बेंच इसे पलट दे तो ये बुनियादी ढांचा जो 50 साल से चला आ रहा है, तो वो चीज ही निरस्त हो जाएगी। तो क्या 50 साल से जो चीज चल रही थी वो गलत थी? नहीं, वो जो चली वो उस टाइम तक के लिए सही थी, लेकिन अब आज से ये कानून चलेगा, इस तरह से चीजें चलेगी। तो समय समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, इसलिए आपकी सोच भी उसी तरह से चलनी चाहिए, खासकर संविधान पढ़ते वक्त। अब बनाइए कॉलम जहां पर लिखिए विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 2 कॉलम बनाइए, इनमें अंतर देखना है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और ये जो सीमा जी का प्रश्न है कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता, बेटा इसके लिए आप देखना क्या तर्क दिए गए थे। भारत, इसके बारे में जो आप प्रश्न कर रही हैं वो सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता चुके हैं आपको कि क्या क्या इसके पीछे कारण है, और सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है। इलेक्टोरल बैलेट की जो आप बात कर रही है कि बैलेट पेपर पर जो इलेक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जब बैलेट पेपर में चुनाव होता था वो कितना सुरक्षित है। उस वक्त तो पूरा का बैलेट के बैलेट ये चोरी तो हो सर जाते सही थे। बात है जी, बिल्कुल सही। हम लोग ड्यूटी करते हैं तो जानते हैं कि लेके सीधा भाग गए पूरा बॉक्स ही। सर ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें भी सर ऐसा नहीं है, जहां दबंग लोग हैं बटन हाँ, दबा देंगे, क्या अब कर लेंगे, देखो आप देखो क्या कर आप लेंगे ही की बताइए। बात पे, आप ही की बात पे मैंने ये पूरी बात बताई। एक तरफ है बैलेट पेपर, एक तरफ है ईवीएम। दिक्कत इस पे भी है, इस पे भी है, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा ना। ये तो भाई जीवन की भी बात है, जीवन साथी हमें जैसा चाहिए, 100 गुण थोड़ा हो जाएंगे उसमें, कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। सर अब हम बोले गोलियां भाई चल जाती हैं, ये सर भी गलत गोलियां है, चल जाती हैं। ये भी गलत है, तो फिर कुछ तो लोकतंत्र तो चलेगा ही नहीं, ना। कमी तो देखिए सर, कमी तो सब हाँ में होती है, परफेक्ट कुछ भी हाँ नहीं है। जैसे एक केस आया था मुजफ्फरनगर का, शायद था सर, आपको याद हाँ होगा, डेट नहीं बता पाई, 4-5-6 साल पहले की बात है, हम लोग भी वोट कराते। एक महिला हाँ इलेक्शन में खड़ी हुई, उसने सर, उसके फैमिली वाले ने, उसने पूरा वोट दिया। उसने हाँ ये कहा कि मानते मशीन सही, लेकिन मैंने अपने वोट अपने चिन्ह को दिया, आई मीन जो मुझे इलाज था, मेरा वोट कहाँ गया, उसको 0 अंडा आई मीन आया। तो वही मशीन पर शक होता हाँ है ना तो सर, ये फिर, बात कर रहे हैं। हाँ तो वो प्रश्न उठाने का सबको अधिकार है। प्रश्न उठा, विपक्ष ने उठाया, लेकिन अब इसमें करने का काम किसका है? इसमें काम है इलेक्शन कमीशन को, उनकी साख है। इसमें काम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि यही तो बिल्कुल संविधान बिल्कुल के जी। रक्षक हैं। हम केवल बोल ही तो सकते हैं, हम केवल ये बोल नहीं सकते सर, हैं कि यहाँ हम यहाँ पे विश्वास, बात, हाँ हाँ जी, बात यहाँ पे होती तो एक होता कि अपनी बात कही जाए, बाकी सर कर कुछ नहीं सकते, हाँ बाकी सिर्फ हम हमारे चर्चा हाथ कर में सकते कुछ नहीं हैं है। जी। बस हमें कहीं ना कहीं हम ऐसा ही बोल दें। ये भी एक मामला आया, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही मामला आया, ये भी मामला उठा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो कहीं पर 100 वोट पड़े और 100 में से, जैसे सीमा जी जैसे लोग गुस्से में आ गए, या आ गए गुस्से में, 90 वोट नोटा पे डाल दिए। ले भाई, हमें चाहिए ना ये वाला पसंद है ना ये वाला पसंद, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं,
अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर पॉलिटिकल पार्टी के तो कोई सारे लोग हैं ऐसे। और आजकल कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, वहां से उठ के वहां जा रहे, वहां से उठ के वहां चले जा रहे, कुछ नहीं पता। उसने कहा 100 में से 90 लोग, 100 में से 90 लोगों ने नोटा डाल दिया, तो बचे कितने? 10। तो फिर याचिका लगी, ऐसे मामले में तो वहां का निर्वाचन ही रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई 90% लोग तो किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे। पर कोर्ट ने क्या बोला, तब भी ऐसा नहीं होगा। अब इस 10 में से किसी को 7 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को 1, जिसको 7 मिले वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। वैसे सर मेरे कुल मिला के सर बात मेरे क्या है? जी कुल मिला के बात ये, बस हम बोल सकते हैं पर हम कुछ कर नहीं सकते। सर, वैसे मेरे हिसाब से नोटा का बटन होना ही नहीं चाहिए, नहीं अब होना वो चाहिए आपका सर, वोट वो बेकार आपका होता है। विचार है, वो हाँ आपका, वही तो मैंने कहा, इसको बोलते हैं जितने मुंह उतनी बातें, सबके अलग अलग विचार हैं। इसलिए तुम मेरा विचार चुपचाप सुनो, अपने अपने पास रखो, वरना तो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लिखो आगे, सब अपना विचार देने लगेंगे, तो जहां पूछूंगा सर, मैं उधर तब वाला विचार देना। बता दीजिए सर, दूसरा क्या आपने विधियों के समक्ष समानता हाँ, बोला दूसरा? विधि के समक्ष समानता, एक लाइन बना के इधर, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण लिखिए पहला पॉइंट। पर ये अच्छी बात है कि आप लोग सब लोग इतने सजग हैं जो अपनी जिज्ञासा रखते हैं सामने। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, सभी एक समान, विधि के समक्ष समता में है पहला पॉइंट, सभी एक समान, कॉमा, सभी एक समान है, कॉमा, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। आ गई बात समझ में? सभी एक समान है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। अब दूसरे वाले में पहला पॉइंट लिखिए, विधि के द्वारा, विधि के द्वारा दिए अधिकारों में, विधि के द्वारा दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, विधि के द्वारा दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मुझे एक बात तो ऐसी आ रही थी, जैसे आजकल एक मैं वो ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था ना, आजकल ऐसे सरकार के पीछे पड़ गए जितना तो विपक्ष नहीं पड़ा होगा। देखा आपने आजकल? ऐसा तो कांग्रेस भी नहीं कह रही, और इतना इतना ज्यादा कि जैसे सबसे ज्यादा सत्ता वहीं से, कितना भयंकर हो रखा है आजकल। कांग्रेस भी नहीं बोल रही ऐसे, आम आदमी पार्टी भी नहीं बोल रही, जिनका मुख्यमंत्री जेल में है। सर राजनीति में आना चाहते होंगे वो। राजनीति, वैसे वैसे इंटेंशन सबका यह होता है। अब मैं अगर सरकार के खिलाफ मुझे पता है, मुझे जेल भी, जैसे बॉबी पवार थे, कोई भी इतना बड़ा एक्शन क्यों लेगा, खुद जेल भी जा रहा हो, दूसरों के लिए वो बड़ा मुद्दा तो यही होता है। जब मुझे पता है ना 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो मैं 2025 से सक्रिय हो जाऊंगा, कभी आयुष के साथ जाऊंगा, कभी उसके साथ जाऊंगा, कहीं मार भी पड़ेगी, पर मुद्दा तो यह है, कोई क्यों खाएगा मार, कोई क्यों जेल जाएगा भाई, लॉन्ग लॉन्ग ऑब्जेक्टिव होता है ना उसके पीछे, यही होता है कि कल के दिन, तो ये तो सबको पता है, बस सबको सब पता है, पर सब चुप रहते हैं, ये है बात। क्योंकि जैसे किरण, किरण चुप रहती है बेचारी, कुछ नहीं बोलती है। ध्रुव राठी का मैंने एक वीडियो तो देखा था जिसमें डिक्टेटर उन्होंने बोला था, उसमें कुछ बातें तो मुझे सही भी लगी, कुछ बात मतलब वो प्रस्तुत करने की बात होती है कि ये ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत सी चीजें। फिर मैं दो तरह के वो देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं एक तरह का विचार सुनूंगा, कहीं मैं इसी तरफ ना चला जाऊं, फिर मैं दूसरा सुनता हूँ, फिर मैं न्यूट्रल होता हूँ, हाँ हाँ ये वाली बातें सही है, ये वाली बातें गलत है, हाँ यहाँ यहाँ गलत हो रहा है यहाँ, फिर मैं देखता हूँ ये हुआ, फिर मैं पीछे का देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इंदिरा गांधी के समय क्या क्या हुआ, फिर मैं मैच करता हूँ उनको, फिर मैं बोलता हूँ हाँ दोनों हमारा बैलेंस ठीक है, फिर मैं देखता हूँ अच्छा ये सर संविधान 42वां संशोधन हुआ, ये सब कुछ हो गया। और राजनाथ सिंह की माता जी मर गई थी, राजनाथ सिंह की माता जी मर गई थी, वो जेल में थे, और उनको क्रियाक्रम करने तक नहीं भेजा गया। जैसे मैंने कहा, मेरे को पहले लगा ना केजरीवाल के साथ बहुत बुरा, मुझे बहुत दुख हुआ, क्या हो गया मतलब ना। और फिर मैं रोया नहीं, रोऊंगा क्यों मैं, मेरे के चाचा जी हो। फिर मैंने वहां देखा, फिर मैंने देखा और कभी ऐसा इतिहास में हुआ। फिर राजनाथ सिंह की जब मां मरी थी, तो राजनाथ सिंह की मां पहले इमरजेंसी हट रही थी 76 में, 75 में, फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया था इंदिरा गांधी ने। तो इस बात से राजनाथ सिंह की मां को लग रहा था मेरा बेटा जेल में है, अब छूट के आएगा। जैसे ही पता लगा कि 1 साल और बढ़ गई है, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, वो 27 दिन अस्पताल में रही, और इसी उसमें कि राजनाथ मेरा बेटा आएगा आएगा, नहीं आया, मर गई। मर गई तो उनको अंतिम संस्कार में तक नहीं जाने दिया गया।
जब मुंडन कराते हैं, जब माँ पिताजी मरते हैं तो मुंडन कराते हैं, वो भी उन्होंने जेल में किया। तो फिर मैंने कहा जब जब कोई सत्ता में शक्तिशाली रूप से आता है तो थोड़ा सा सर धर्म पावर चाहे का जिसके कोई भी, पास है अत्याचारी हो वो ही तो जाता है जी। अत्याचारी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ये बदला बदला वाली भावना तो नहीं चल रही, बदला पर बदला लेने की भावना भी सर गलत है, फिर वो आएंगे कल के दिन, फिर हमें ऐसा ऐसे ही होता रहता है ये तो। चलिए, इसलिए कहते सर हैं मन में सामान्य कभी कोई रूप चीज से नहीं रखनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए मन से चीज। चलिए आगे बढ़िए, ज्यादा दुखी नहीं होना। नेक्स्ट लिखिए, कानून या विधि के समक्ष, नेक्स्ट पॉइंट है विधि के समक्ष समता में। कानून या विधि के समक्ष, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट दूसरे वाले में है, समान विधि के तहत, मतलब एक पॉइंट इसका एक पॉइंट उसका, ऐसे चल रहा है। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। मैंने बताया था ना, एक ब्लॉक बना दिया तो उसके अंदर सबके साथ समान व्यवहार रहेगा। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। नेक्स्ट, फिर किस में आएगा, विधि के समक्ष समता में। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो, लिखो, कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो, कौमा, अधिकारी हो या चपरासी, अधिकारी हो या चपरासी, कौमा, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। जो अच्छे जज होते हैं ना, तो वो आपने देखा होगा हड़का देते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी की हालत खराब हो जाती है वहां कोर्ट में। आजकल इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, डीएम डीएम तक ऐसे डांट पड़ती है भयंकर, देख रहे हैं आप, उधर देखिए हैं। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, या अधिकारी हो, या अधिकारी हो या चपरासी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। पर जब जब मैं पढ़ाता हूं मेरे मन में ये भी बात आती है, सलमान खान को पेरोल मिलती है। हम ये भी जानते हैं कि कई लोग बोलते हैं पैसे वालों की जेब में कानून रहता है, अब पर ऐसा लिखना मत किताब में कभी, हैं, सर वो बाबा अपने राम मन में रहीम को भी रखनी है। मिला है। सर बाबा बाबा राम राम, रहीम को भी मिला है। वोट बैंक है ना तगड़ा। हाँ, तो वो वाली चीजें भी हैं, अब पर वो वाली बातें मन में रखनी है, पर कॉपी में नहीं रखनी उन्हें, कॉपी में लिख मत देना कभी गलती से भी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, समान के साथ समान व्यवहार। इसीलिए मैंने बोला मैं कोई बात बोलूंगा ना तो आपके मन में आएगा सर बोल तो ऐसा रहे पर ऐसा है तो नहीं। जैसे मैंने वो पढ़ाया होगा समानता का आपको लगा होगा ये है तो नहीं समानता, पर चुप रहिएगा, मुझे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, मैं टीचर हूँ, मुझे तो कानून के हिसाब से पढ़ाना है, बाकी जो आपको समझ में आता है अपने हिसाब से। समान के साथ समान व्यवहार, ठीक है, लिख दिया। अब आइए लास्ट पॉइंट, विधि के समक्ष समता में। अरे उसमें बोल तो दिया दूसरा पॉइंट, समान के साथ समान व्यवहार, विधियों का समान संरक्षण में पॉइंट था, समान के साथ समान व्यवहार हो गया। अब लास्ट पॉइंट, विधि के समक्ष समता में, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, और उसमें आ जाइए वह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए। अब जरा मैं 15वां अनुच्छेद आपको भेजूंगा घर के लिए, पर यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है और वह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अनुच्छेद 15, अब इसी बात को आगे बढ़ाया जाएगा, अनुच्छेद 15 इसकी बात करेगा। 14 आपने पढ़ लिया, समता का अधिकार, ये देख रहे हैं आप, है ना, क्या लेता है, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य शब्द आ गया था, भारत के राज्य क्षेत्र शब्द आ गया था, किसी व्यक्ति शब्द आ गया था, को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, और पूरा इसको यहाँ पे तो केवल इतना सा लिखा हुआ है, हमने इसको पूरा डिटेल्ड पढ़ दिया, पूरा हमारा जो है 1.25 घंटा से ऊपर लग गया इसमें। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 15। अब देखिए अनुच्छेद 15 में खंड हमें देखने हैं। अनुच्छेद 15, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना,
अनुच्छेद 15 में पहले केवल 3 खंड थे, मूल संविधान में केवल 3 खंड थे। आज अनुच्छेद 15 में 6 खंड हैं। कितने खंड है? 6। यानी उसके नीचे 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 मूल संविधान में केवल कितने थे? 3। बाकी 3 खंड अलग अलग समय पर संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। पहला संविधान संशोधन, 93rd संविधान संशोधन, 103rd संविधान संशोधन, अलग अलग समय पर उनको जोड़ा गया। तो पहले हमें समझना है क्या बोलता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 अब समानता को आगे बढ़ाएगा। समानता को आगे बात बढ़ाएगा तो मतलब बोलेगा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? वो 5 आधार बताएगा। कल पढ़ाया था, 5 आधार पर भेदभाव की मना करता है। वो क्या है? देखिए ध्यान से, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद का मतलब होता है बच्चे क्या करना? विभेद का मतलब होता है भेदभाव करना। यानी कि यह बोलता है कि आप इन आधारों पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जाति, लिंग, जेंडर और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव नहीं कर सकते। यानी किसी भी व्यक्ति से इन 5 आधारों पर, राज्य, व्यक्ति नहीं, नागरिक से, माफ कीजिएगा, यहां पे व्यक्ति नहीं, यहां नागरिक, 15 और 16 नागरिकों के लिए। अब यहां पर 2 बातें पहले ध्यान रखनी है। आधार है 5, अधिकार सबको नहीं है। 14 वाला सबको था, नागरिक, विदेशी नागरिक और जो आपका लीगल पर्सन। ये केवल किसको है? नागरिक। यानी हमें है। यानी हमारी सरकार, हमारा राज्य विदेशी से कर सकता है। कोई जापान का व्यक्ति है, कोई अमेरिका का व्यक्ति, उनसे धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, उनके आधार पर भेदभाव हो सकता है। हमसे नहीं हो सकता क्योंकि हम नागरिक हैं। और अधिकार किसको मिला है? नागरिक को मिला है। तो नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता इन आधारों पर। ये आधार याद होने चाहिए। फिर क्या बोलता है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो 5 आधार दिए हैं। यानी कि इन 5 आधारों पे से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मिला के भी, चाहे अकेले अकेले सिंगल में भी। लेकिन इनके अलावा कोई और आधार है, उस पे भेदभाव कर सकता है और राज्य करता है। जैसे यहां निवास नहीं लिखा है, निवास के आधार पर भेदभाव होता है। कई नौकरी पे लिखा रहता है निवासी होना चाहिए यहाँ का, अब वो तो भेदभाव हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि यहां निवास शब्द ही नहीं है। कई जगह आपसे डोमिसाइल मांगा जाता है, डोमिसाइल मतलब निवासी होने चाहिए यहाँ पे, तो उसके आधार पे कैसे भेदभाव हो रहा है? क्योंकि साहब यहाँ पे निवास कहाँ है? यहाँ पे तो 5 आधार है। हाँ, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार, धर्म को बोलने की बस पेपर इस बार या कहीं पर भी जो है इसी धर्म के लोगों को हम वो करेंगे, ये वाले धर्मों के लिए कोई वो नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे? तो इन आधार, तो 5 आधार ध्यान रखने, अगले में 7 आधार होंगे। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर, अब क्या है, इन्हीं आधारों पर आप क्या क्या नहीं कर सकते। दूसरा खंड बोलता है, पहले में तो सामान्य उसने 5 टर्म्स बोल दी, फिर क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते दुकानों पे। आप किसी की जाति, किसी के लिंग, इस आधार पर, मूलवंश, इन 5 आधारों पर उन्हें दुकानों में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। अब ये नहीं कि सर हम तो फिर लेडीज ब्यूटी पार्लर में घुस जाएंगे, ऐसा मत बोल देना कि हम तो लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा और हम लेडी ब्यूटी पार्लर में घुस जाएंगे, ऐसा कोई मत चले जाना अभी कि सीधा अनुच्छेद। दुकानों के आधार, दुकानों पे, सार्वजनिक भोजनालयों पे, सार्वजनिक भोजनालय जो होते हैं पब्लिक, सार्वजनिक भोजनालय का मतलब क्या है? पब्लिक, जहां पर आपको कैंटीन है, जहां रेस्टोरेंट है, जहां आपको खाना मिल रहा है, वहां पे कोई भेदभाव, जैसे इंदिरा अम्मा योजना वगैरह चल रही थी, तो वहां पर हम इस जाति का हो, नहीं 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 ना, हम किसी रेस्टोरेंट में ऐसे पूछ, पब्लिक में हम इस थाली में खाना खा रहे हैं, अब जैसे मैं तो ब्राह्मण हूं, अब मैं वहां से पूछूंगा बताओ तुम्हारी इस मेरे से पहले किसने खाया इसमें खाना? इस जाति के आदमी ने खाया, ओ हो मैं नहीं खा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। सार्वजनिक भोजनालयों में, या फिर गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, गंगा जी में नहा, अरे तुम किस जाति के हो, तुम क्यों नहा रहे हो गंगा जी में? पाप धोने का सबको मौका मिलना चाहिए, सबको, माँ गंगा सबकी है, सबको बराबर है। तो दुकानों में ध्यान रखिए कौन सा अनुच्छेद है, दुकानों में प्रवेश से लेके सार्वजनिक भोजनालयों में, होटल में, होटल में आपको इसलिए नहीं रोका जा सकता आपकी फलाना जात है, फलाना ये है या फलाना धर्म है, तुम इस धर्म के हो, लो भाई, ऐसा नहीं। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश,
कि भाई ये मूवी लगी है, ये वाली मूवी केवल हिंदू देखेंगे, ईसाइयों की मूवी नहीं देखनी, ऐसा नहीं। जो मनोरंजन, पिक्चर हॉल जाना है, पैसिफिक मॉल जाना है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना है, कहीं ये सब के लिए है। इस आधार पे कोई आयुष कभी कोई भेदभाव करे तो बताना मुझे, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। पूर्णता या भागता, हाँ, पर अपने घर में हो सकता है बेटे, अपने घर में किस आधार पे, ये नहीं कि तुम्हारे घर में तुमने अपने लिए स्विमिंग पूल बना रखा है और आयुष के घर में और ये भी आ गया वो भी आ गया कि हम वहां नहाएंगे। अपने घर पर्सनल घर में आप अपनी पर्सनल, ये कहाँ है, सार्वजनिक, पब्लिक, पब्लिक। अब तुम्हारे घर के अंदर हैंडपंप है और तुम बोलो इस हैंडपंप से हम ही पानी लेंगे, उसको अलाउ नहीं कर रहे, वो तुम्हारे घर के अंदर की बात है, घर के अंदर ही कानून। लेकिन कोई सार्वजनिक चौक चौराहे पे हैंडपंप लगा हुआ है, वहां तुम बोल दो फलाना लोग पानी भरेंगे, फलाना नहीं भरेंगे, वहां नहीं हो सकता है। पर्सनल और जो पब्लिक होता है, दोनों चीजों में अंतर होता है। पूर्णता या भागता, राज्य निधि से पोषित, यानी कि पार्शली और फुली। पूर्णता मतलब पूरी तरह से, पार्शली मतलब अर्ध। जो राज्य निधि यानी राज्य के पैसे से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, आ गई ना बात, कोई कुआं, कोई तालाब, स्नान घाट, जहां पे पार्शली सरकार का पैसा आ रहा है राज्य का, या फुली आ रहा है पूरी तरह से। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संस्था की नहीं है, उसमें सबका अधिकार है, वो पब्लिकली है। ऐसी कोई तालाब जो पब्लिक उसके लिए है, कोई कुआं, चौक चौराहे पे कुआं है, स्नान घाट, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर उपयोग। तो आपने देखा होगा ये जो सड़क होती है किसी के, बोलते हैं ना सड़क तुम्हारे पिताजी की क्या, सबकी है सड़क, पर कई दुख आपने देखा कई लोगों की हवेली होती है बड़ी, अब उनका गेट यहाँ होता है मेन गेट और घर होता है उनके अंदर, वहां से भी आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अब वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए उनकी अपनी सड़क बनाई होती है। अब ये नहीं कि उस सड़क पे जाके बैठ के जगराता करने लग गए, बेटे वो उसकी सड़क है, वो मारेगा इतना पीट के भगा देगा वहां से, क्योंकि वो उसकी पब्लिक की नहीं है, वो उसकी प्राइवेट स्पेस की है। और जो प्राइवेट वाली है वहां थोड़ा बोलोगे तुम ये। आपने देखा होगा कहीं ये मसूरी वसूरी में जाते हैं मोबाइल, बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, पहले पैदल चलना पड़ता है, कईयों के बाग होते हैं, बगीचे, मुझे लगता है इनका पूरा अपना अलग ही देश बसा रखा है, पूरे होते बगीचे बगीचे, रोड होती है पूरी अंदर, तो वहां थोड़ा बोल दोगे तुम हमारा अधिकार लागू करो, वहां ये पब्लिक की बात होगी, पब्लिक प्लेस वाली। तो दुकानों सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता इन आधारों पर, और ये नहीं हो सकता। ठीक, के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, यहां सबको फ्रीली एक्सेस मिलेगा, सब आ जा सकते हैं, कोई इस आधार पर भेदभाव नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना, कोई भेदभाव नहीं। किन आधारों पर किरण, जाति, हाँ। लेकिन किरण एक बात बताओ, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब मान लीजिए आयुष और आयुष की वाइफ दोनों जॉब करते हैं, आयुष का बच्चा हुआ, अब आयुष की वाइफ को तो 3 से 6 महीने की छुट्टी मिल गई, अब बेचारे आयुष के लिए अब कुछ प्रावधान हुआ, पर बेचारे को फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। अब बोलेगा मैं भी तो पापा बना, पापा मम्मी, उसकी वाइफ मम्मी बन रही है, वाइफ को तो मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है और आयुष को तो नहीं मिल रहा है पैटर्निटी बेनिफिट, तो ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया। भाई संतान तो दोनों की है। यस सर, बिल्कुल सही आपने कहा, पुरुषों को नहीं मिलता देखभाल के लिए, जिनकी पत्नी की डेथ हो जाती है उन्हें मिलना चाहिए, इसके सपोर्ट में तो हम भी हैं सर। ठीक, और शुरू में क्या हुआ, आयुष गया दिल्ली और दिल्ली मेट्रो में, और जैसे ही गया शुरू में इसको समझ में आया नहीं, मेट्रो मोटर देख के पहली बोगी में घुस गया, दूसरी में, वो पिंक कलर की थी, वो महिलाओं के लिए, वहां केवल महिलाएं घुस सकती हैं, इसको फिर इसको पीछे पीछे भेजा, सीआईएसएफ वाले आए, उन्होंने कहा सर यहाँ नहीं, उसको पता नहीं, तो छोटा बच्चा था। अब बताओ ये क्या भेदभाव है, मेट्रो सब टैक्स दे रहे, सब पैसा दे रहे, पर वहां पे तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो रखा है, महिलाएं बैठती है उस वाली में। अरे ये तो बड़ा, वो इसलिए ना सर, वो इसलिए किया गया ताकि पुरुषों के बीच में महिलाओं के साथ छेड़खानी ना हो, उद्देश्य यही है। ये और बात ही, महिलाएं खुद ही कहीं कहीं आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं बताने के लिए वहां आ रहा हूं कि ऐसा क्या है, लैंगिक भेदभाव है तो है, दिख तो रहा है। अभी कौन सा फॉर्म भरते हैं हम, वो जिसमें पुरुषों को 100 रुपए देने होते हैं, महिलाओं के लिए फीस ही नहीं होती, आता है ना एक फॉर्म, एसएससी में और यूपीएससी में भी होता है, यूपीएससी में भी होता है। तो अब बताओ भेदभाव, अब इसका तोड़ कहां से आया, अब देखो, अब पुरुषों अब सुनो ध्यान से, ठीक है, अब देखो अब क्या है, तो वही डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के लिए स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। पहले तो उसने 2 में बोल दिया कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बाद में बोल दिया कि इस अनुच्छेद की कोई बात महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। पता गया, आयुष वहां गया, भाई उनको तो तुम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो,
खाना भी दे रहे हो, हमें क्यों नहीं करा रहे हो कॉलेज की पढ़ाई फ्री? अरे भाई वो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकता है, आयुष ये अनुच्छेद भी तो पढ़। और आयुष बोल रहा है कि भाई तुमने बोला सब जगह जा सकते हैं फ्रीली, महिला ब्यूटी पार्लर में क्यों नहीं जा पा रहा हूं? स्त्रियों के लिए अलग से है, उनके लिए कानून विशेष बात कर रहा है कि स्त्रियों और महिलाओं के लिए राज्य विशेष प्रबंध कर सकता है। तो ध्यान रखिए, अभी संविधान में हम SC ST में कहीं नहीं पहुंचे हैं कि इनके लिए विशेष, SC ST के लिए शुरू में था भी नहीं, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए मूल संविधान में था। मूल संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 1 और 2 तो बोलता है कोई भेदभाव नहीं। खंड 3 बोलता है लेकिन राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून तो बच्चों के लिए आप समझते पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों के लिए 6 से 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए क्या है, उनको निःशुल्क शिक्षा, भोजन भी मिलता है, सब तो सरकार दे रही, बस्ता भी दे रही है, किताब भी दे रही है, भोजन भी दे रही है। आयुष को ऐसे नहीं मिलेगा, पर आयुष को ISC में फ्री कोचिंग थोड़ा मिलेगी। फिर तीसरी बात, क्योंकि ये तो सार्वजनिक नहीं है तो प्राइवेट है, तीसरी बात, बच्चा मर्डर कर दे और एक मैच्योर आदमी मर्डर करे तो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उनके लिए जुवेनाइल है। तो अब ये मत बोलना कि बच्चे के साथ भेदभाव, और कानून तो बोल रहे सब बराबर सब बराबर। तो भाई एक छोटे बच्चा और एक मैच्योर आदमी की सोच में भी अंतर होगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर वैसी चीजें महिलाओं के पक्ष में जाती हैं, महिलाओं को लेकर विशेष मैटरनिटी बेनिफिट, जैसे आप देखते हैं ये सुविधा किसको मिली है, महिलाओं को ये विशेष सुविधा दी गई है। महिलाओं को कोई हार्ड वर्क से भी थोड़ा बहुत क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। खासकर जब एज बढ़ती है, जब हम रिटायरमेंट के आसपास पहुंचते हैं, उत्तराखंड में तो आपको पता है पॉलिसी है ये, फिर दुर्गम में नहीं भेजा जाता, सुगम में ही आसपास रखा जाता है। तो कई कई जगह हम देखते हैं, कई कई जगह दोनों को बेनिफिट मिलता है। पति पत्नी मान लीजिए अगर एक ही कैडर से आ जाते हैं, मतलब दोनों उसने जॉब की, उनको कैडर एक चाहिए तो दोनों को एक कैडर मिल जाता है। कई बार एक जगह ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, तो कई कई जगह दोनों को बेनिफिट भी मिलता है। कई जगह विशेष महिलाओं को मेट्रो में और जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे महिलाओं के लिए, फिर आगे चल के देखेंगे वृद्धजनों के लिए भी हो रखा है, फिर विकलांगों के लिए भी हो रखा है, फिर कास्ट वाइज जो है वो नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में किसको मिल रखा है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जगह 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 हमें अलग अलग प्रावधान करने पड़े हैं, कई महिलाओं के लिए, कई बच्चों के लिए, कई जो वंचित वर्ग है उनके लिए। वो सब चीजें हम देखेंगे आगे। तो इसके 3 याद रहेंगे ना आपको। अब 4 5 6 इसी के 15/4 से ही सारा ड्रामा शुरू हुआ। 15/4 से ही रिजर्वेशन वाली बात आएगी, 15/4 से ही कहानी शुरू होगी, वो होगी अगले क्लास। चलिए आज इतना तक याद रखिए, मैं पहले पूछूंगा 12 13 14 15 और 15 के 3 खंड तक, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।